हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसएससी जेईई 2023 का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में संभावित है। होगा उसी महीने में होगा, हो सकता है 10-15 दिन का आगे पीछे गैप हो जाए। तो यहाँ से आज टाइम जोड़ लीजिए। ठीक ठाक टाइम है तैयारी करने के लिए, लेकिन उनके लिए जो अब से लेकर तब तक एक एक सेकंड को बहुत वैल्यूबल समझेंगे, उन्हीं के लिए हमारी एकेडमी में, हमारी संस्था में भी, लखनऊ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बैच लगातार चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं और मैकेनिकल का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है स्पर्धा बैच के नाम से। आप प्ले स्टोर पे जाके कोचिंग के नाम से आप ऐप सर्च कर लीजिए, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो समय न गंवाइए और शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसका पार्ट 1 कल हम लोगों ने आपके पास आपसे शेयर किया था और करीब 15 क्वेश्चंस के आसपास वहाँ किए गए थे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आज देखना है। तो आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 होगा। चलिए देखें, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, टाइम ना खराब करें। कि पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आ चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आया है, 2016 में आया है ना? तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। जो क्वेश्चन 2016 में एई में दिखाई पड़ा है वो मान के चलिए कि 2023 में जेई में मिलेगा। तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, तब तक ले क्या लिखा हुआ है। इफ ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट एनी पॉइंट पी, एक बॉडी है, बॉडी रिजिड है, इसके पर पी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है एफ, देन दिस फोर्स एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाई, कह रहा है कि इस फोर्स एफ को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे अगर रिप्लेस किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप मैकेनिक्स की यूट्यूब चैनल पे ही, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और शायद चौथे या पांचवें लेक्चर में शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखिएगा जरूर। जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक फोर्स को शिफ्ट कैसे करते हैं, वहां डिटेल में चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इसी क्वेश्चन को, फोर्स को शिफ्ट करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखें। इसको पहले तो थोड़ा सा जगह बना दे, छोटा कर देते हैं, ये अपने पास यहाँ रखा हुआ है। फिर देखेंगे क्या कह रहा है कि एक कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, सपोज दैट ये एक रिजिड बॉडी है जो वहां पे दिखाया गया है। इसी पर एक पॉइंट यहाँ पर P है और ये पॉइंट यहाँ पर Q है। P पॉइंट पर एक फोर्स दिखाया जा रहा है, ये जिसको कहा गया है F। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। कहा गया है कि इस फोर्स F को पॉइंट Q पर आप पहुंचा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्टिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट Q पर आपको F फोर्स के बराबर ही दो फोर्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, सपोज दैट एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F, कितना है F, जितना ये था उतना ही, तो एक फोर्स इधर और लगा दिया F। तो सोच के देखिए, क्या मेरे दोनों फोर्सेस के लगाने से बॉडी पर किसी तरह का कोई गलत प्रभाव पड़ा। जो काम पहले हो रहा था अभी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए पहले और अब में कोई अंतर नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जरा इस फोर्स को देखिए, इस फोर्स को और इस फोर्स को, ये दोनों फोर्स भी इक्वल हैं, अपोजिट हैं, है ना, लेकिन एक लाइन में नहीं है। इनके बीच में एक ये गैप है, ये गैप है ना। अगर ये गैप हम मान लें कि ये गैप कुछ होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी ही, है ना। ये सपोज दैट ये जो गैप है, इस गैप को मान लेते हैं यहां से यहां तक ये गैप है, तो इस गैप का नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, सपोज दैट ये गैप है एक्स। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो दो फोर्स हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है वो x है, वो x है ना। इस फोर्स का मान F है, इस फोर्स का मान F है। भाई इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को तो बोलते हैं एक कपल, बल युग्म। इसी को कहा जाता है एक बल युग्म। बात समझ रहे हैं ना, बल युग्म। बल युग्म क्या करता है कि बल युग्म का मतलब बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, जितना इधर उतना इधर, सिग्मा एफ एक्स जीरो मिलेगा।
लेकिन बॉडी पर नेट मूवमेंट जीरो नहीं है। ये दोनों मिलके एक मूवमेंट पैदा कर रहे हैं। इस कपल का एक मूवमेंट होगा, इस कपल का एक मूवमेंट होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स इनटू एक्स। और कैसा होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ACW, है ना, ये मूवमेंट होगा। इसका मतलब ये दोनों तो मिलके कुल मिला के क्या बता पाए, एक मूवमेंट। तो मैं अगर फिर से इस डायग्राम को बनाऊं, ठीक है, फिर से अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं, कैसे, देखिए जरा, यही हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, इसमें दो पॉइंट थे, एक पॉइंट यहां पर था, एक पॉइंट यहां पर था, इसका नाम P था, इसका नाम Q था। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों फोर्स मिलके तो बना दिए एक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इन दोनों के बदले मैं एक मूवमेंट यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो दोनों का मतलब खत्म हो गया। इन दोनों को रिप्लेस करके एक मूवमेंट लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, F इंटू एक्स। ये दोनों तो खत्म हो गए, बचा क्या, केवल ये वाला फोर्स बचा। ये फोर्स कहाँ लगा हुआ है, पॉइंट Q पर। तो एक फोर्स पॉइंट Q पर ये लगा दिया गया F। अब मैं ये कह सकता हूं, इससे समझ में आता है कि जब भी हम किसी फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, यहां से यहां पे लाते हैं, और अगर वो दोनों पॉइंट एक लाइन में ही नहीं है, फोर्स की लाइन में नहीं आ रहे हैं, है ना, तो अपने साथ एक मूवमेंट भी लेके आएगा। बाय एडिंग ए मूवमेंट वी कैन शिफ्ट ए फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक मूवमेंट को जोड़कर हम एक फोर्स को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं, बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपस में बराबर है, इक्वल है ना, जो चीज यहां दिखाई पड़ रही है वही चीज यहां दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब जो देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि, और ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, देखिए लिखा है एन इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स F अप्लाइड एट पॉइंट Q। इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स, इक्वल हो, अपोजिट हो एंड पैरेलल फोर्स पॉइंट Q टुगेदर विद ए कपल। ये कह रहा है कि फोर्स लगेगा लेकिन इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा। कहां अपोजिट है भाई, अपोजिट तो नहीं है। एंड इक्वल पैरेलल एंड सेम सेंस, ये सही दिखाई पड़ रहा है। एंड इक्वल, इक्वल फोर्स, पैरेलल फोर्स एंड सेम सेंस का मतलब सेम डायरेक्शन में, एट पॉइंट Q टुगेदर विद ए कपल, ये सही लग रहा है मुझे। ए मूवमेंट एट ए पॉइंट Q, केवल मूवमेंट से काम नहीं चलेगा। एंड इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स F ओनली एट पॉइंट Q, केवल फोर्स से भी काम नहीं चलेगा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि चुपचाप फोर्स को उठा के यहां रख दो, हो गया, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है कि फोर्स वो छोड़िए, केवल मूवमेंट लगा दीजिए, बस हो गया, नहीं। यहां जो बात गड़बड़ कह रहा है, ऑप्शन ए में क्या गलत बात है, एंड इक्वल, ये जो वर्ड लगा हुआ है ये रॉन्ग है, यही हमें यहां से हटा दे रहा है। यहां बात समझ में आ रही है, फोर्स इक्वल हो, पैरेलल हो, सेम सेंस में हो, और टुगेदर विद ए कपल, एक कपल के साथ हो। देखिए फोर्स इक्वल है, एक ही दिशा में है, पैरेलल है, एक कपल भी है, तो इस बेस पे आप कह पाएंगे कि आपका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, बी, आंसर इज बी। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन देख लिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए जरा। इन केस ऑफ कॉन्करेंट, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। इन केस ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, कॉन्करेंट है, कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है ना। कॉन्करेंट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कॉन्करेंट का मतलब एक ही बिंदु से गुजरने वाला। कॉन्करेंट का मतलब हुआ कि एक ही बिंदु से गुजरे, है ना, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से गुजरे, है ना, सारे फोर्स एक ही पॉइंट से गुजरे। कोप्लेनर का मतलब है कि समतलीय हों, एक ही तल पे हों, समतलीय हों। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार तो सारे फोर्स एक ही पॉइंट से गुजरे, जैसे कहा जाए ये पॉइंट है और इस तरीके से एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ऐसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन गुजरे यहीं से। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है,
और 15 फोर्स हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकती है? ये जो पॉइंट है जिस पर ये फोर्स लग रहे हैं, इसके इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो सकता है ना? तो इक्विलिब्रियम तरह समझे क्या कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि साम्यावस्था। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है कि बॉडी हमारी रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब क्या है? बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, किसी तरह कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। इन सारे फोर्सेस को मिला के अगर रिजल्टेंट निकालेंगे आप तो जीरो आ जाए, ऐसा हो जाए, है ना? और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है कि बॉडी में एक्सिलरेशन जीरो हो। इससे पता ये चलेगा जब एक्सिलरेशन जीरो होगा तो F इक्वल टू एम ए के हिसाब से उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। या यूं कहा जाए और कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, वो कांस्टेंट हो, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये होता है। इसने ये नहीं बताया है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, डायनामिक या डायनामिक है। तो कोई भी हो हम इसकी बात करेंगे। दोनों ही केस में बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये साफ साफ मतलब है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, बॉडी पर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी घूमेगी नहीं, है ना, चलेगी नहीं, मूव नहीं करेगी। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। यहां देखिए सिग्मा एच का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो, सही बात है। वर्टिकल फोर्स भी जीरो हो, सही बात है। सिग्मा एम मूवमेंट भी जीरो हो, लगता तो है कि सही बात है, अभी देखते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट जीरो है अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आपने कह दिया, क्योंकि ये जो फोर्स सिस्टम आप यहां दिखा रहे हो ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में इसको कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मूवमेंट अपने आप ही जीरो होगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा हो तो मूवमेंट कहीं भी लें, यहां बॉडी पे ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, कहीं ले, मूवमेंट जीरो ही होगा। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए अगर यहाँ पे कॉन्करेंट ना लिखा होता, नॉन कॉन्करेंट लिखा होता, तब आंसर ए सही होता। लेकिन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए केवल इतना बहुत है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो, वर्टिकल फोर्सेस जीरो हो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो और वर्टिकल फोर्सेस जीरो हो, आंसर तो यही हो जाएगा, है ना? आंसर यही हो जाएगा, यही कि कॉन्करेंट लिखा है इसलिए। अगर ये लिया जाएगा तो ये किसके लिए होगा? और नॉन कॉन्करेंट, और नॉन कॉन्करेंट, फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए ऑप्शन ए होगा और फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए ऑप्शन बी होगा। ये दोनों एब्सर्ड हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है, मोमेंट लिया, वर्टिकल फोर्स लिया, देखा ही नहीं है। यहाँ वर्टिकल फोर्स देखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखा नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना? डिटेल में इक्विलिब्रियम को समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ बताया गया है, आप देखेंगे तो आनंद आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कुछ न्यूमेरिकल जैसा लग रहा है। आइए, टू इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। क्या छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 2012 में असिस्टेंट इंजीनियर में आ चुका है ना? आप देखिए ना, यूकेपीएससी में, उत्तराखंड में, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आज क्लास 9th के लिए भी ठीक नहीं है ना? चलिए देखा जाए क्या आया हुआ है, लेकिन अब वहां आया है तो आपके पास भी हो सकता है। ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आपके पास दो फोर्स लग रहे हैं, एक पहले एक्सिस बना लें ऐसे करके, ठीक है? इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हैं? तो इक्वल, जो बातें इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करें। टू फोर्स हैं, इक्वल है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है?
दो फोर्स हैं, इक्वल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक फोर्स ये है P, दूसरा फोर्स भी इसी के बराबर है P, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। एक्टिंग एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है, क्या करना है भाई, रिजल्टेंट देख लीजिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे, इससे एक पैरेललोग्राम बनाइए तो एक ऐसे करके कुछ पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा, इसका मतलब ये लाइन इसका रिजल्टेंट होगा R। ये एक रेक्टेंगल या इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल है तो एक स्क्वायर बन जाएगा। जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी P। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, आप कहेंगे कि R स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फोर्स P स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स P स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर, और R इक्वल टू क्या आ गया, √2 इंटू P। देखो भाई कोई आंसर आ रहा है इसमें, है ना। अच्छा एंगल भी पूछ रहा है, 30 40 45 दिया, एंगल देख लेते हैं, कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल, अल्फा निकाल लेते हैं। इसी में अगर हम tan अल्फा लगा दें, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, तो P अपॉन P कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन जहां मैच कर रहे हैं वे ले लीजिए, तो 30 डिग्री का ऑप्शन खत्म हो गया, 45 45 यहाँ पे है, दोनों में क्या है, P√2 एट एन एंगल 45 विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्स, P√2 एट एन एंगल 45 विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, ये दोनों B और C सेम ही आंसर तो दिया है, ये टोटल 90 का है, तो अगर ये 45 होगा तो इधर भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कैसी मिस्टेक है कि दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप ये दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं दिख रहा ना, चलिए कोशिश करते हैं कि आपको दिखाई पड़े। क्या कह रहा है जरा समझिए, क्या कह रहा है, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर, जो चीजें इंपॉर्टेंट अगेन उसको अंडरलाइन, कोप्लेनर समतलीय, नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट मतलब अब सारे फोर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से गुजरेंगे, फोर्स विल रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बढ़िया बात है भाई, अभी क्वेश्चन किया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन किया था, कॉन्करेंट हो कोप्लेनर हो तो इक्विलिब्रियम में कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स। अभी बात हुई थी कि नॉन कॉन्करेंट हो कोप्लेनर हो तो मोमेंट भी आ जाएगा, ये नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर के लिए हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही अगर नॉन कॉन्करेंट है तो सही है, इसको तो समझ में यहां से आपको आ ही रहा है। इसी चीज को यहाँ फिर दोबारा दूसरे शब्दों में पूछा गया है, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स विल रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई हमारे पास ये बॉडी है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है भाई, और इस बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लगे हैं, कई सारे फोर्सेस लगा दिए जाते हैं। सपोज दैट एक फोर्स ये लगा है ना, F1, एक फोर्स इधर लगा है F2, एक इधर लगा है F3, एक इधर लगा देते हैं F4, एक इधर लगा दें F5, एक ऐसे है ना इधर लगा दें F6, ऐसे बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ही प्लेन में है, नॉन कॉन्करेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं। फोर्सेस को कितना भी आप आगे पीछे करिए, ये सारे फोर्स एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी पर जितने फोर्स इधर दिख रहे हो उतने फोर्स इधर दिख रहे हो। ये मतलब क्या हुआ कि सिग्मा Fx बराबर 0, ये वाली बात। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने फोर्स ऊपर दिख रहे हैं उतने फोर्स नीचे दिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सिग्मा Fy बराबर 0। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने मूवमेंट बॉडी पर क्लॉकवाइज दिख रहे हो उतने ही मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब होता है सिग्मा m अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, मस्ट बी 0। ये तीनों बातें जब पूरी होंगी तभी ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आएगी।
सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही चीज है। सिग्मा एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, सिग्मा एम भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, ये सभी जब बातें कंडीशन पूरी करेंगे आप, तभी हमारी ये बॉडी जो कि नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर है वो इक्विलिब्रियम में आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, फिर से कुछ रिजल्टेंट वाला ही दिख रहा है क्वेश्चन। Two forces each equal to P by 2 act at right angle. Their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector in the opposite direction with a magnitude. क्वेश्चन तो सेम है जो अभी हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला था, जिसमें P√2 आंसर आया था, वैसे ही है, बस उसको कहने का और समझने का ढंग थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, आइए कोशिश करें 1-2 तरीके से समझने की। ठीक, पहले ध्यान समझिएगा क्या रहा है। बात यहाँ ये हो रही है कि टू फोर्सेस ईच इक्वल टू P/2 एक्ट एट राइट एंगल। दो फोर्स हैं जो कि 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। 90 डिग्री पे, चलिए भाई पहले 90 डिग्री बना ही दें। ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन वर्टिकल है, इसी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स इधर है, इसकी वैल्यू पहले P दिया था, अब की बार P/2 दिया है, क्या दिक्कत है, P/2। और एक फोर्स ये है, ये भी P/2 है, बस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। पहली लाइन खत्म हो गई। Their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector in the opposite direction with a magnitude। कहना चाह, अब बात समझिए क्या कह रहा है। इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट O है, पॉइंट O छोड़िए, यहाँ आप खड़े हो जाइए। यहाँ आप खड़े हैं, आपके दोनों हाथों को पकड़ के एक आदमी ऐसे घसीट रहा है, एक आदमी ऐसे घसीट रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। आप कहाँ जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इसके बीच में कहीं निकल जाएंगे इस तरीके से। तो पहली बात देखें कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे इसको निकालने के लिए तो हमें रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, और ये बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। और भाई ये होगा इसका रिजल्टेंट, ये इसका होगा रिजल्टेंट आर। किसका रिजल्टेंट, इन दोनों रिजल्टेंट आर इधर होगा। अब ये भी सॉल्व किया था कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू P/2। ये होगा तो ये डिस्टेंस भी P/2 होगी, यहां से यहां तक भी P/2। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर, क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, प्लस P/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, P²/4, यहाँ भी P²/4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब आ गया P²/2, दैट इज आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू आ गई P/√2। ये तो हो गया रिजल्टेंट, दोनों फोर्स के लगने से इतना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। अच्छा, अल्फा निकालना चाहें, ये वाला एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा लगाएंगे, लंब बटे आधार P/2/P/2, इधर भी ऊपर भी P/2 और नीचे भी P/2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई कि ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर वर्ग मत निकालिए, आप ये बताइए कि ये दोनों फोर्स इस बॉडी को इधर ले जा रहे थे, एक तीसरा फोर्स कितना लगाया जाए जिससे कि इन दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। अब तो कोई अंधा भी देख के कह सकता है तीसरा फोर्स जो हमें इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए लगाना चाहिए, तीसरा फोर्स जो भी लगाना चाहिए वो कहाँ लगाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये जो रिजल्टेंट इधर जा रहा था इसी के इक्वल अपोजिट इसी लाइन में लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए, तो हर कोई बता सकता है कि भाई जो तीसरा फोर्स है जितना आर इधर आ रहा है उसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर इधर लगा दिया जाए, है ना। मान लेते हैं तीसरा फोर्स एस है, इस एस की वैल्यू आर के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई। क्यों आ गई,
क्योंकि अब बॉडी पे नेट फोर्स इक्वल टू 0। कहां समझ में आ गई ना? ध्यान दीजिएगा, ये जो येलो वाली लाइन है इसका रिजल्टेंट है, ये लगा नहीं है, ये फोर्स नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर इसको हटा दिया जाए तो बॉडी पे 3 फोर्स कौन से, P/2 P/2, और इस तरफ कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी थी, R की वैल्यू आप निकाल के रखे हैं P/√2, P/√2, ठीक है ना? अगर बॉडी पे 3 फोर्स लगे हों, क्या क्या लगे हों, इस पॉइंट पे इधर लगा हो P/2, इस पॉइंट पे इधर लगा हो P/2 और इधर लगा दिया जाए P/√2। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बॉडी जिस पॉइंट पे ये लगा है ये इक्विलिब्रियम में है। बात समझ आ गई? आंसर देख लो, कौन सा आंसर हो सकता है, P/√2। मुझे ये आंसर दिखाई पड़ रहा है P/√2, ठीक है ना, P/√2। क्लियर है? बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि बहुत आराम से चीजें चल रही हैं और आराम से चीजें हो जाएंगी। आइए आगे देखें क्या है। 19 ये क्वेश्चन है, पढ़िए जरा ध्यान से। थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल तो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं पर, पढ़िए ध्यान से। If the sum of all the forces acting on a moving object is 0, the object will। वाह, बहुत लॉजिकल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बॉडी है जिस पर नेट फोर्स तो ढेर सारे लग रहे हैं, बात इसकी बात समझिए, एक बार पढ़ लीजिए फोर्स समझ, फिर बात समझते हैं क्या कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल समझे तो समझ में आएगा। सपोज दैट ये कोई हमारे पास बॉडी है, इस पर कई सारे फोर्सेस लगे हैं। एक फोर्स इधर लगा है, मान लेते हैं F1 है, इधर लगा है ऐसे, ये F2 है, एक इधर दिखा देते हैं F3 है, एक ऐसे दिखा देते हैं F4 है, और मन करे ऐसे दिखा दीजिए F5 है। अलग अलग पॉइंट पे ऐसे ऐसे फोर्स लगे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो इन सारे फोर्स मिलके इस पे क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट इस बॉडी को किसी तरफ ले जाएगा। अब जरा ऑप्शन देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज 0। मतलब कहने का क्या कह रहा है ये, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अरे भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का जब सम करोगे, है ना, वेक्टर क्वांटिटी का सम करोगे तो उसका मतलब आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो। गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 0। तब क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, द ऑब्जेक्ट विल। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उस पर नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, है ना, लेकिन बॉडी कंटिन्यू मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, है ना? सोचने वाली बात है, सोचेंगे, अभी देखेंगे। एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, कॉन्टिन्यूअस उसमें एक्सेलरेशन है। जैसे एक्सेलरेशन समझ रहे हैं ना, कि जब आप गाड़ी का कान पकड़ के ऐंठते हैं, जितनी देर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है उतनी देर गाड़ी में एक्सेलरेशन है, और जब गाड़ी आपकी 80 के स्पीड पे कांस्टेंट हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप हाईवे पर जा रहे हैं, ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, है ना? ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन को तो हम यही जानते हैं ना, dv/dt। अगर आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हुई ना, तो कांस्टेंट हुई, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, तो आपको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, नेट फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, भी समझेंगे, सबको समझेंगे। दूसरा कह रहा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या गाड़ी की डायरेक्शन मूव कहते हैं, मूव नेट फोर्स ना हो
लेकिन गाड़ी घुमा सकते हैं आप, है ना, ठीक है। स्लो डाउन एंड स्टॉप, क्या गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हैं? भाई देखो सिंपल सी बात है, गाड़ी को एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना, पहला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक्सेलरेट करने का मतलब है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना, और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ताकत, फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन साहब बोल गए हैं F इक्वल टू होता है ma, है ना। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन रहे, अगर चाहते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन रहे, तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का मास तो जीरो है नहीं, है ना, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, इसका मतलब बॉडी पर फोर्स होगा। और ये क्या कह रहा है? नेट फोर्स जीरो है। क्या कह रहा है? नेट फोर्स आपका जीरो है ना। नेट फोर्स जो आपका है वो जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन करने का मतलब फोर्स होगा। इसका मतलब ये हो गया, ये ऑप्शन तो पिक्चर से बाहर, गेम से बाहर हो गया। दूसरी बात क्या है? गाड़ी को स्लो डाउन करना है या रोकना है? गाड़ी चल रही है, उसको अगर रोकना है तो रोकने का मतलब क्या होता है? डी एक्सेलरेट। अगर एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी, और नेगेटिव होगा तो गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो घटेगी। इसी को मंदन बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्वरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इट इज त्वरण, इट इज मंदन, धीमा होना, है ना। तो धीमा करो चाहे तेज करो, आपको फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक्सेलरेशन तो यहां भी है, यहां भी है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब दूसरी बात करिए, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, ठीक है, और गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब ये तो पॉसिबल है, ये संभव है कि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पे जा रहे हैं ना, तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है गाड़ी में पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर इंजन ऑफ भी कर दें तो भी आराम से 80 की स्पीड से जिंदगी भर चलते रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? इस धरती पे नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये जब बातें कही जा रही हैं, ये जब बात ये कही जा रही है, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या है? जीरो। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप 80 की स्पीड पे चलते हैं, फिर भी आपको इंजन ऑन रखना पड़ता है, हल्का सा पेट्रोल खर्च करना पड़ता है ना। वो क्यों आपको क्यों करना पड़ता है? कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल नहीं चाहिए, जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, हवा चल रही है उसका रेजिस्टेंस मिल रहा है, सड़क पे रोड और टायर के बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा है, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपस में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन है ना। सिलेंडर है, पिस्टन है, वो अंदर मूव कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन है। ये जो जितने रेजिस्टेंस फोर्स हैं, है ना, जो हमें रोक रहे हैं चलने से, उनको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है, इसलिए इंजन स्टार्ट किया गया है। गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल कब खर्चा होता है? ज्यादा पेट्रोल तब खर्चा होता है जब आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो, है ना। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने व्हीकल को कांस्टेंट स्पीड से चलाइए। कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे तो आपका पेट्रोल सिर्फ उसी काम में खर्चा होगा जितना फ्रिक्शन है। गाड़ी में हवा कम है, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा पेट्रोल लगेगा। हवा भरा लीजिए, उसमें टाइट कर लीजिए, जाइए आराम से। मतलब कहने का क्या है कि ये पॉसिबल है कि नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन वेलोसिटी गाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर हो। ये पहला ऑप्शन तो संभव लग रहा है, कंटिन्यू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये ऑप्शन सही दिखाई पड़ा। अब ये सी वाला ऑप्शन गड़बड़ क्यों है? सी वाला ऑप्शन गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ बताते कि ये इसमें क्या दिक्कत है। अब आपकी एक बाइक है, देखिए हम लोग बात करते हैं ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी। फिर समझते हैं वेलोसिटी, बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कई चीजें अपनी साइंस की रिफ्रेश होने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो बात समझिएगा फिर से, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन लगा दीजिए, इसमें समय लगाना ठीक है।
सपोज दैट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी के बारे में कहोगे क्या कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड है ना, मतलब कितना, वेलोसिटी कितनी है, और डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन किधर है, मतलब वेलोसिटी किधर है। अब सपोज दैट आप अपनी गाड़ी को लेके, अपनी बाइक को महसूस करिए, आप बाइक पे बैठे हैं और उसको, है ना, ये सपोज दैट ये आपकी बाइक है, इस बाइक को चला के आप जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी सपोज दैट 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अभी आप सीधे जा रहे हैं, सीधे, है ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप सीधे स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, है ना, ये वाला केस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन, आपको कोई फोर्स नहीं चाहिए, नेट फोर्स जीरो, आराम से, है ना, रेजिस्टेंस मान लेते हैं जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक कहते हैं एक मोड़ आया, ऐसे मोड़ आया, अब इस गाड़ी को आप घुमाएंगे, आप क्या कह रहे हैं साहब, मैं तो वेलोसिटी को कम नहीं करूंगा, 60 की स्पीड पे ही घुमाऊंगा, घुमा लो कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये तो आपके हाथ में है ना कि 60 की स्पीड पे घुमाएंगे। इस गाड़ी को आप चाह रहे हैं कि 60 के स्पीड पे ऐसे टर्न हो जाए, 60 की स्पीड पे टर्न होना पॉसिबल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चलो, आपने कहा 60 की स्पीड पे टर्न हो गया, तो आपने क्या नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, और इसका जो मोड़ा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, चौराहा आ गया, इस चौराहे का जो रेडियस है आर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, लेकिन जरा डायरेक्शन देखिए तो, कभी आपकी गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, टेंजेंट खींचेंगे इसके ऊपर, आप कहेंगे क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी गाड़ी कहाँ पहुंचेगी, मान लेते हैं यहाँ पहुंच गई, अब आप यहाँ टेंजेंट जब खींचेंगे तो ये गाड़ी की स्पीड इधर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिखाएंगे ना। यहां से यहां तक पूरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये तो कांस्टेंट रखा आपने, बहुत होशियार हैं आप, मैग्नीट्यूड को नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, जो हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और मेरे लाल, जब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन को आप चेंज कर दे रहे हैं, तो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो आएगा ही, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, और जब बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी में फोर्स भी आएगा। ये एक्सेलरेशन पिक्चर में तभी आता है ना, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, कर्व वाले पाथ पे घूमती है ना, तो वहां दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन आता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, खूब डिटेल में चर्चा करेंगे और बेहतरीन से क्वेश्चंस लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इसलिए चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी गलत है, क्योंकि मोशन जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, इस वजह से इसको भी गलत काटा जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मेरे दिल से पूछा जाए तो आज जितने प्रॉब्लम की गई हैं उसमें सबसे सबसे प्यारा सवाल है। ठीक, चलिए आगे देखें और क्या है। द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। ये कब आया था, असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स, किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा जाता है तो उसका असर, उसका प्रभाव किन किन बातों पर निर्भर करता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको चाहे तो मैं ना कराऊं, आप ही करो, है ना। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कितना है, किधर है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। भाई आपको एक तमाचा मारे, अगर ऐसे मारेंगे तो इस गाल पे दर्द होगा, इस ऐसे मारेंगे इस गाल पे दर्द होगा, मतलब किस तरफ से मारा जा रहा है फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड
तेज मारा जा रहा है, धीमा मारा जा रहा है, पता चलेगा, असर तो पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड पे भी। पोजीशन भी पता चल रहा है, गाल पे मारा कि नाक पे मारा, फोर्स इधर से आया कि फोर्स इधर से आया, है ना, फोर्स नाक पे लगा कि फोर्स गाल पे लगा कि फोर्स सीने पे लगा, किस पोजीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। चलो मजाकिया लहजे में क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब भैया सब पे डिपेंड करेगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, ये है बढ़िया सवाल एक। आइए भाई जरा देखिए इसको तो सही से देखिए तो क्या कह रहा है ये। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई तरीके से आता है, बहुत प्यारा सवाल है। सब ये पेपर 2 एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए भी बढ़िया सवाल ऐसे ही आते हैं। कह रहा है कि एक रोलर है ऑफ वेट W इज टू बी रोल्ड ओवर ए वुडन ब्लॉक एज सोन इन द फिगर, द पुल F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द साइड मोशन, ठीक है ना। इस रोलर को, ये रोलर है, जैसे आपको याद करिए, आप अगर कभी क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के ग्राउंड पे जो पिच है, उस पिच की मिट्टी को फ्लैट करने के लिए बड़े बड़े सीमेंटेड पहिए होते हैं ना, और जितने लड़के होते हैं सब उसको पकड़ के ऐसे ऐसे घसीटते हैं, है ना। तो उसको 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 रोल करके पिच को फ्लैट करते हैं। ये जो प्लेन है समझिए पिच है, ये इसको ऐसे रोल करते हुए फोर्स लगा रहे थे, ये आगे जा रहा था, अचानक बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लकड़ी के टुकड़े को हटाएंगे नहीं, इतना जोर लगाएंगे कि ये इसके ऊपर से रोल कर जाए। ए रोलर ऑफ वेट W, इसका वेट W इज टू बी रोल्ड ओवर ए वुडन ब्लॉक एज शोन इन फिगर, द पुल F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द साइड मोशन। कितना फोर्स लगाया जाए, है ना, किस लिए, शर्त ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन इसमें है, इसको ध्यान रखिएगा। जस्ट कॉज द साइड मोशन, जो मोशन बताया गया है वो जस्ट होने वाला हो, मोशन नहीं हो, इंपेंडिंग मोशन, है ना। जस्ट रोल ओवर कंडीशन, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसका मतलब है कि जस्ट रोल ओवर, जस्ट रोल ओवर मतलब होने वाला है, मोशन हुआ नहीं है, उस पार गया नहीं है, उस पार जाने वाला है, होने वाला है। बात समझ में आ रही है। आइए इसको जरा डायग्राम बना फिर समझा जाए, ठीक है, बीडी बनाना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे तो दोबारा कभी सामने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये रोलर है, ठीक है ना, ये रोलर बना देता हूं मैं ऐसे करके, और इस रोलर को थोड़ा सा भारी भरकम बना दिया जाए, तो इसको फिल कर दिया जाए इस कलर से। दूसरा एक ये पिच है, भैया ये है पिच, पिच का कलर भी भर दें तो ज़्यादा सही। इसके ऊपर ये रखा था, ठीक, रखिए ऐसे रखा हुआ था। उसके अलावा इस पे एक था लकड़ी का टुकड़ा, तो लकड़ी का टुकड़ा मान लेते हैं ये है, ऐसे ऐसे आप भाई साहब फोर्स लगा रहे थे हॉरिजेंटल, है ना। अगर देखा जाए तो इसका रोलर का सेंटर कहाँ पे है, तो रोलर का सेंटर भैया यहाँ पे है। ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो सेंटर से गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन ये खींच रहा हूँ, इस पर वेट दिखाई पड़ेगा, ऐसे कुछ करके है ना। फोर्स कहाँ लगाया जा रहा है, तो फोर्स लगाने की दिशा है यहाँ पे, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, इसी का नाम है F, ठीक है ना। और इसका वेट कितना है W, तो वेट लगा देंगे नीचे। अब जरा हमें रोलर की बीडी बनाने दीजिए, कैसे कैसे बनेगा। रोलर को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, एक ये है, एक प्लेन है, एक ईंटा है ना। तो रोलर क्या करेगा, रोलर का वेट प्लेन को नीचे दबाएगा, तो ये प्लेन रोलर को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वही कहलाएगी रिएक्शन। तो ये हो गई अर्थ की रिएक्शन ऑन द रोलर, इसको मैंने लिखा R, है ना। अगर ये पॉइंट को मैं A मान लेता हूं तो इसको लिख देता हूं RA। ऐसे ही जब इसको इधर घसीटेंगे तो ये B पॉइंट है ना, B पॉइंट है, इस पे एक रिएक्शन आएगी जो इधर जाएगी, है ना। पहले लाइन खींच लें, यहां से जो ये रिएक्शन जाएगी उसकी लाइन ये होगी, ए ऐसे, ठीक है।
इसका मतलब एक रिएक्शन पास होगी। क्या क्यों पास होगी? जब इसको इधर घसीटेंगे तो रोलर ईंटे को इधर दबाएगा और ईंटा इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो इस पर एक फोर्स ये हो गया, ये हो गई रिएक्शन ऑफ ब्लॉक, और इसी पॉइंट पर इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा जो कि हो गया W। ये बेटा हो गई इसके BD, जिसमें इसका एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है, ध्यान रखिएगा एंगल, ये एंगल दिया गया है, इसको कहा गया है 30 डिग्री। ठीक, F निकालना है। तो बात समझिए, जस्ट रोल ओवर कंडीशन का मतलब क्या है कि बॉडी बस मूव करने वाली है, उसके बाद जरा सा फोर्स बढ़ा देंगे तो इधर निकल जाएगी, है ना। तो उसको फील करना है, साइंस है ना, इंजीनियरिंग है, इसको महसूस करना है। कैसे? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसा करते हैं ना कि अब हमारे मेरे पास दो हाथ हैं, तो एक हाथ में इस रोलर और सरफेस के बीच में यहां डाल देता हूं, एक हाथ में यहां डाल देता हूं, है ना, इस ब्लॉक और इसके बीच में, दोनों हाथों में। क्या सोचिए, मान लेते हैं कि अभी आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, नहीं है, तो उस समय मेरे किस हाथ में तकलीफ हो रही होगी? जब ये फोर्स नहीं है तो इसका मतलब रोलर आगे जाना चाहता नहीं है, तो इस ब्लॉक को होना या ना होना बेकार है, तो मेरे इस हाथ में दर्द नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे मैं जो अगर पेन की बात करूं, यहाँ पे B पॉइंट का पेन देखिए, 2 पॉइंट का पेन दिखा रहा हूं मैं, मेरे हाथों में पेन हो रहा है, एक पॉइंट B की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट A की। जब F की वैल्यू 0 है, जब हमने F की वैल्यू 0 रखा है ना, जब फोर्स नहीं लगाया, तो B पॉइंट पे पेन हमारा क्या है? 0, नील। 0 नहीं लिखे, नील लिखे, कोई दर्द नहीं हो रहा है, यहां फोर्स लगाया नहीं, तो इसका मतलब इस हाथ में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ में दिक्कत तो तब आएगी ना जब इन दोनों के बीच में हाथ दबेगा। फोर्स नहीं लगाया तो इसका मतलब ब्लॉक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, B पॉइंट पे मेरे हाथों में पेन 0 है। उस पेन का मतलब क्या है? यही रिएक्शन 0 है। तो मैं आपको महसूस करा रहा हूं, B पॉइंट पे रिएक्शन 0 है, इसका अर्थ ये है कि RB की वैल्यू नील है। कब? जब F की वैल्यू 0 है, जब F की वैल्यू 0 है। लेकिन उसी समय अगर A पॉइंट पे देखा जाए, जो हाथ इसमें है, तो उसी समय टोटल इसका वेट नीचे इसको दबा रहा है, मेरा हाथ दबा हुआ है, इसमें वेट, इसमें जो पेन है वो मैक्सिमम है, इसमें जो पेन है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है, मतलब RB हमारा मैक्सिमम है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जैसे ही आपने कहा कि अब मैं फोर्स लगाऊंगा, अब मैं फोर्स लगाऊंगा, आप इस पे फोर्स लगाने लगे। अब जरा सोचिए, फोर्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू पहले क्या आती है? 0, 0 के बाद 1 2 3 4 बढ़ाने लगे। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, इस हाथ का दर्द बढ़ने लगेगा और इस हाथ का दर्द घटने लगेगा। जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इसका दर्द, B का दर्द है ना, B का जो दर्द है वो बढ़ने लगेगा, और A का दर्द, मतलब रिएक्शन यहाँ पे भाई RA होगा, ये RA, इसका पेन या इसकी रिएक्शन ये घटने लगेगी। ऐसे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये रिएक्शन घटते 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 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये फोर्स आपने इतना लगा दिया कि ये रोलर ऐसे होते होते बिल्कुल अभी जमीन पे टच है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट इस पे कुछ नहीं है, हाथ में कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये रोलर है, इस पॉइंट पे लटका हुआ है। आप चाहें तो यहां से प्लेन को हटा दें तो भी रोलर गिरेगा नहीं, है ना, तो फिर रोलर गिरेगा नहीं। उस समय क्या हो रहा होगा? F की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, F की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम, है ना। और जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी तो यहाँ पे A पॉइंट पे रिएक्शन 0 हो चुका होगा, ये वैल्यू हो चुकी होगी 0। ठीक है, ध्यान दीजिए, RA की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, RA की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब F की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये कंडीशन बन जाएगी कि F के वैल्यू अगर थोड़ा सा भी और बढ़ा देंगे तो इसके ऊपर से चली जाएगी। तो जस्ट रोल ओवर कंडीशन होने के लिए RA की वैल्यू 0 होना चाहिए। भाई इतनी देर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था
ये हुआ और जस्ट रोल ओवर कंडीशन। जस्ट रोल ओवर कंडीशन के लिए ए पॉइंट की रिएक्शन 0 होनी चाहिए। यही एक पॉइंट इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। जो इसको 0 कर पाएगा, देख पाएगा, वही इसको क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएगा, और जो नहीं देख पाएगा उसका आंसर नहीं आने वाला है ना। तो जब आप इसको देख लिए फॉर जस्ट रोल ओवर कंडीशन आर ए की वैल्यू 0, तो अब कुछ नहीं आपको करना है। आर ए 0 हो गया। अब इस बॉडी पर 3 फोर्स लगे हैं। ये तो पहले 4 थे, 1 2 3 4, ये खत्म हो गया, 3 ही फोर्स बचे हैं। आप चाहे तो लामी लगा लें, चाहे मोमेंट निकाल लें, चाहे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई कर लें। 50 तरीके के मेथड आपको इसमें अब दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए कोई एक मेथड ले लेते हैं, लामी लगा लेते हैं। लामी लगा के आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है ना। लामी लगा लेते हैं भाई, लामी को समझा जाए। लामी क्या हुआ, इस पॉइंट पे देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है एफ, एक फोर्स इधर लग रहा है आर बी, और एक फोर्स इधर लग रहा है वेट। अगर एंगल की चर्चा कर लें तो एंगल दिखाई पड़ा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। ये एंगल 30 डिग्री है, पूरा 180 होता है। 30 कौन सा है, ध्यान आया? 30 देखिए कहाँ से कहाँ तक है। इस डायग्राम में 30 यहाँ से यहाँ तक 30 था, ये पूरा 180 होता है। तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 150 बचा, 150 डिग्री बचा, ठीक है ना। है अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रुकिए जरा, रुकिए जरा, ये लाइन खींच लिया जाए। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो 90 + 30 ये मिला के सब हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 120। सॉरी, हमें क्या निकालना है, एफ। क्या करना है, लिखें हम, लामी थ्योरम लगाएं, एफ अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू वेट अपॉन साइन, सॉरी आ गया है ना, वेट अपॉन साइन 150, वेट अपॉन साइन 150 है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो भाई, देखो कैसे आता है। तो F इक्वल टू हो गया W साइन 120 डिवाइड बाई साइन 150। कैल्सी तो है नहीं, क्योंकि एसएससी जेईई प्री में कैल्सी अलाउड नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं साइन 180 - 60, ये हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई साइन 180 - 30, ठीक है भैया। तो ये हो जाता है एफ, एफ इक्वल टू, ये इंटू डब्लू तो छूटे गया, डब्लू इंटू डब्लू भी है, इंटू डब्लू क्या हो गया, साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, 1/2। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, √3/2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया √3, डब्लू छूट जा रहा बार बार, इंटू डब्लू, डब्लू √3W, एफ इक्वल टू √3W। ये आपके पास आंसर आया है। देखिए ऐसा ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास, ये देखिए साफ दिख तो रहा है, √3W, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी को, ये आपको ऑप्शन सी यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज द आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया करके, सही है, ठीक है ना। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको देखिए क्या कह रहा है, देखा जाए जरा। कह रहा है व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन द पोस्ट शोन इन द फिगर। पहली बात तो समझ में आए कि थ्रस्ट का मतलब क्या है ना, ठीक है। थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रस्ट का मतलब क्या है भाई। थ्रस्ट का मतलब ये हुआ
कि बॉडी पर जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसको संभालने के लिए, जैसे आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो, आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी जितना कोई बॉडी जितना वाटर हटाती है, उसकी वजह से आर्किमिडीज साहब ने बताया था कि फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जो बॉडी को नीचे डूबने से बचाता है। तो वैसे ही इसको नीचे जाने से जो बचा रहा है वही अब थ्रस्ट फोर्स हुआ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हुआ। कैसे, देखिए जरा, कुछ नहीं करना है, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए। एक कंपोनेंट इधर गया, तो कुछ और कलर से ये यूज करें, रेड कलर ले लें। इसका एक कंपोनेंट इधर गया, ये हो गया 1 cos 60, और एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, इसको कह रहे हैं 1 sin 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जरा देखा जाए तो, cos 60 की वैल्यू हो गई 0.5, ये तो हो गया 0.5 न्यूटन। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 तो हो गया 0.866 न्यूटन, ये हो गया। ये फोर्स नीचे लग रहा है, इसी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जमीन पे अर्थ से सपोर्ट से एक फोर्स ऊपर लगेगा, तो जो ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स, वो फोर्स ही कहलाएगा अपथ्रस्ट फोर्स। और ये थ्रस्ट फोर्स जो होगा यही होगा थ्रस्ट, और इस थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, इसी के बराबर होगी। तो 0.866 किलो न्यूटन, ये बात हो रही है किलो न्यूटन में, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.866 किलो न्यूटन। ठीक है ना, दिस इज आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसको जरा देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। A ball of weight 100 Newton is tied to a smooth wall by a cord making an angle 30 degree to the wall. The tension in the cord is, बहुत बढ़िया। अरे भैया ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2017 का, बहुत बड़ी चीज होती है ईएससी, है ना, पूरे इंडिया का एक एग्जाम होता है ना। चलिए, जैसे एसएससी जेईई है ना इंडिया लेवल पे, वैसे ये भी है, बहुत बड़ा एग्जाम है। उसमें क्वेश्चन आया था, घबराइए नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो इसका डायग्राम बन जाए तो अच्छी बात है। डायग्राम बनाते हैं, क्या डायग्राम हो सकता है, ध्यान दीजिए। ए बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन, पहले तो एक बॉल देख लें। देखिए भैया ये एक बॉल है, ये बॉल है, और ये 100 न्यूटन का है, ये 100 न्यूटन का है, जिससे ठीक 100 न्यूटन का है। इसको एक दीवार के सहारे पर टिकाया गया है। एक दीवार बना दें, ये देखिए एक दीवार है, ये दीवार है, इसको इस पे टिकाया गया है। कैसे भी दिखा देते हैं, ये एक दीवार है, और जाहिर सी बात है इस रोलर का एक सेंटर, इस बॉल का एक सेंटर भी होगा, सेंटर यहाँ पे होगा, ये एक सेंटर से लाइन गुजरेगी, ये दीवार टेंजेंट होगी तो ये नॉर्मल होगा। टेंजेंट और नॉर्मल का संबंध दिखाई पड़ेगा। वेट इसकी इस वर्टिकल लाइन पे लगेगा, तो मैंने एक वेट की लाइन भी बना दिया, ये वेट की लाइन हो गई। ये ऐसे तो हवा में रहेगा नहीं, कह रहा है ए बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज टाइड टू ए स्मूथ वॉल बाय ए कॉर्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इससे 30 डिग्री किससे, टू द वॉल, वॉल से 30 डिग्री बनाता हुआ एक रस्सी बांधी गई है। आप बॉल पे जब रस्सी बांधेंगे ना, तो रस्सी तो अंदर घुस के बांधेंगे नहीं, रस्सी कहीं बाहर ही बांधेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा टंगने के बाद, लटकाने के बाद कि रस्सी सेंटर से गुजर रही है। तो ये देखिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ ऐसी रस्सी जो कि इसके सेंटर से गुजरती हुई दिखाई पड़े, ये हुई, ये डायग्राम बना। अब इसमें करना क्या है, इसके बीडी बना ले। बीडी कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसका वेट तो नीचे काम करेगा, आंख बंद करके इसका वेट नीचे लगा दीजिए, ये वेट हो गया नीचे, वेट वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन। ये जो बॉल है ये दीवार को इस तरफ पुश करेगा, तो दीवार भी कम नहीं है, ये इसको इधर पुश करेगी, रिएक्शन देगी। इसका मतलब वॉल जो बॉल पे रिएक्शन लाएगी वो इधर देगी, इसको कहेंगे रिएक्शन।
अच्छा, स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन। टेंशन क्यों होगा? ये बॉल, ये जो आपका बॉल है, ये धागे को इधर घसीटेगा, धागे को, ये इधर, धागे को नहीं, दीवार को, धागे के माध्यम से दीवार को ये इधर घसीटेगा, है ना? तो दीवार भी कम नहीं है, उसी धागे के माध्यम से ये इसको इधर घसीटेगी। यही हो गई टेंशन। ये 3 हो गए। अच्छा, एंगल भी दिया गया है, तो एंगल ये दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, क्या करना है भाई? अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। लामी लगाओ, लामी। लामी कैसे लामी लगाओ? 3 फोर्स हैं, कॉन्करेंट है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। चलो बाबा लामी लगाते हैं। लामी का मतलब क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। द टेंशन इन द कॉर्ड, टी निकालना है। तो टी, जब ये फोर्स देखेंगे, टेंशन देखेंगे। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री। तो लिखेंगे टी अपॉन साइन 90 इक्वल टू, वेट देख लें, वेट कितना है? 100। 100 अपॉन ये 120 है, और ये क्या है? 30, 90 और 30, 120। ये हो गया साइन 120। बात समझ में आ रही ना? साइन 120 लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, है ना? और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 60, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 अपॉन साइन 60, मतलब √3/2, 2 पर चला गया, है ना? ये आंसर आ गया 200 अपॉन √3। भाई मेरा तो यही आ रहा है, दिया भी गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आप ध्यान से देखिए, ये आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आंसर। बात क्लियर हुई? ठीक है ना? ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखें। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 100 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई क्वेश्चन है ये? किसी प्राइवेट कंपनी के, स्टील कंपनी है, उसमें आया था, वी जैग स्टील कंपनी है ना? देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये फर्जी क्वेश्चन है, बेकार का क्वेश्चन है। ठीक, एक कोई बॉडी है ऐसे करके, ठीक है, चलिए भाई बॉडी बन गई, ये बॉडी है। हम चाहते क्या है? इसका मास 100 kg है, इसका मास है 100 kg, मास इज 100 kg। हम चाहते हैं कि ये बॉडी चलने लगे, और इसका जो एक्सेलरेशन हो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो इस पे कितना फोर्स लगाना है? अरे अंकल, F इक्वल टू होता है ma, m हो गया 100 और a हो गया 5, तो ये आ गया 500 न्यूटन। देखो दिया है, कुछ दिया तो है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो आंसर मिल गया आपको ना, 500 न्यूटन। दिस इज आंसर। बेकार का क्वेश्चन था, किसी काम का नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए क्या है। वाह जी वाह, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ये तो बेहतरीन सा लग रहा है प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया सी है। देखा जाए इसको क्या है। देखिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये कब आया था? गुजरात के पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आया था। आप होते गुजरात में उस जमाने में, तो 2019 में आया था क्वेश्चन। ये एक रॉड है, इस पॉइंट पे हिंज है, जो कि ऐसे ऐसे कर सकती है ना, ऐसे ऐसे। जब यहाँ फोर्स लगाया जाएगा 20 न्यूटन का, तो ये इधर घूम जाएगी। कह रहा है कि इसको रोकने के लिए यहाँ पे कितना टॉर्क लगाया जाए, रेजिस्टिव टॉर्क कितना हो, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक तो ही है ना, कि बॉडी के इक्विलिब्रियम में करने के लिए जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। चलिए मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टाउ है। टाउ मानना कैसा है, लिखा ही है ना? तो ये एंगल भी दिया है 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल दिया है। इस समय अगर यहां से देखा जाए, यहाँ लाइन खींच देता हूं पहले, तो उससे क्लियर रहेगा। यहां से ये जो एंगल है, ये देखिए,
ये यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं ओ। तो पॉइंट ओ के अबाउट जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो, है ना, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो, देखिए मैं इसको लिख रहा हूं कैसे, इधर ओ तो लिख दो यार, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो, क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है, F20, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मान लेते हैं टाउ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये टाउ हो गया। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होना चाहिए, हमें 20 का मोमेंट निकालना है, और भाई मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इस फोर्स का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कहने का मतलब हमें डिस्टेंस क्या पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस यहां से लेकर ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। आसान सा काम है। जरा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, देखिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ट्रायंगल ध्यान दीजिए तो, देखिए कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल कैसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जरा बना देते हैं ट्रायंगल भी भाई, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, दिखा ना, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है, देखिए ये एंगल मालूम है 30 डिग्री, ये एंगल, ये लंबाई मालूम है 30 सेंटीमीटर, हमें ये चाहिए, क्या लगा दें, साइन 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अगर इसको मैं x मान लेता हूं तो x अपॉन 30, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 30 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो x की वैल्यू हो जाती है 15, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे अगर मोमेंट लिखना है यहाँ पे, तो मोमेंट क्या लिखा जाएगा, फोर्स कितना है 20, और इसकी इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 15, तो भैया हो गया 15 दूना 30, 300, 300। और क्या होगी यूनिट, फोर्स दिया गया है न्यूटन में और डिस्टेंस दिया गया है सेंटीमीटर में, यही आंसर होना चाहिए। देखिए जरा कोई दिया है 300 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, ये देखिए ऑप्शन डी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, और देखें क्या है, हाँ एक क्वेश्चन अभी और है। कह रहा है कि टू पैरेलल फोर्सेस 100 किलो न्यूटन 75 किलो न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड हैव रिजल्टेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन, देन द टू फोर्सेस आर, अरे यार क्या फोर्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है, दो सौ चीजें अच्छी रखी हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैरेलल फोर्सेज है, एक 100 है एक 75 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है 25 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 25 किलो न्यूटन। देखिए बहुत ध्यान से, एक फोर्स ये है 100 किलो न्यूटन, दूसरा फोर्स क्या है 75 किलो न्यूटन। ये ऐसे भी हो सकते थे कि ये 100 किलो न्यूटन ऐसे रहता और 75 किलो न्यूटन ऐसे रहता, जितनी बात वहां लिखी है उससे तो साबित होता है पैरेलल दोनों ही है 75 किलो न्यूटन। अब जरा सोचिए कि अगर मैं एक बॉडी ले लूं, एक बॉडी बना दूं, ये दोनों ही कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं, आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक बात नहीं बताने वाला। सपोज दैट ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर ये दोनों फोर्स लग रहे थे, इस बॉडी पर ये दोनों फोर्स लग रहे थे, है? ये दोनों फोर्स लग रहे थे, दो फोर्स इस बॉडी पे लगे हैं, दो की दोनों पैरेलल हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबको पता है कि जब एक ही दिशा में लगने वाले फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है 100, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 75, 175 न्यूटन। लेकिन अगर यही बॉडी यहां पे लगे, यही दोनों फोर्स इस बॉडी पे लगे, इसको एक ऊपर घसीटे एक नीचे घसीटे, इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाता है, इस केस में रिजल्टेंट हो जाता है 100 माइनस 75, मतलब 25 न्यूटन।
इस केस में 25 न्यूटन का बॉडी फोर्स इस पे लग रहा है, जो कि बॉडी को ऊपर ले जाएगा। बॉडी यहाँ भी ऊपर जाएगी, लेकिन वो 175 न्यूटन के फोर्स से जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि 100 नीचे लगे, 75 ऊपर लगे, है ना, तो तब भी 25 आएगा, लेकिन नीचे की तरफ आएगा। तो पूछ रहा है कि अगर उनका रिजल्टेंट 25 है तो वो फोर्स कैसे हो सकते हैं। इस तरह के फोर्स को, जब दोनों फोर्स एक ही दिशा में हो, तो उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल, और इनको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के फोर्सेस दिखाई पड़ गए, लाइक और अनलाइक पैरेलल। तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर 25 किलो न्यूटन रिजल्टेंट है तो लाइक पैरेलल होगा, नहीं, ये आंसर गलत है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल होगा, ये सही दिख रहा है। कॉन्करेंट फोर्स भी हो सकते हैं, है ना, कि अनलाइक, लेकिन अनलाइक पैरेलल और कॉन्करेंट दोनों लिखा होता कि तब तो आंसर हो जाता, है ना, ये भी गलत है। और नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो आंसर हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर। आइए देखा जाए, ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, रुकिए भाई, ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट हैव, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास क्या नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम बारे में फिर से बात हुई। इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, है ना, बट आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही हो तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ ना स्टैटिक ना डायनामिक, दोनों की बात कर रहा है। तो लीनियर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, ऐसा हो सकता है ना, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। चलिए, यहाँ लिखा है क्या नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, अगर ऐसा है तो इसको कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ऐसा है तो इसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जीरो एक्सेलरेशन, अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a जीरो हो सकता है ना। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो a जीरो हो सकता है। जीरो वेलोसिटी का मतलब बॉडी चल ही नहीं रही है, इसका मतलब बॉडी हमारी रेस्ट में है, ये भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि बॉडी हमारी रेस्ट में है। तो बचा क्या यार, पांचवा मोशन। अच्छा, पांच ऑप्शन है। कर्वीलिनियर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, कर्वीलिनियर मोशन की स्पीड तो कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड ना बदले, लेकिन गाड़ी घुमा रहे हो। अभी देखा था ना कि मैग्नीट्यूड 80 की स्पीड में गाड़ी घुमाओगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। 80 की स्पीड में सीधे चलाने पे कोई फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन 80 की स्पीड में घुमाने के लिए तो फोर्स चाहिए ना। एक्सप्रेशन आ गया था, ये नहीं हो सकता। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये नहीं हो सकता, है ना। अभी शायद इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, 2-3 क्वेश्चन पहले, वो कॉन्सेप्ट देखिएगा, वहां से निकलेगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें। आइए इस पे आते हैं, क्या हुआ भाई ये। If two of the three concurrent forces in equilibrium have equal magnitude P and angle alpha between them, the magnitude of the third force। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। तमिलनाडु पीएससी में आया है, तमिलनाडु में आप होते, पब्लिक सर्विस कमीशन में देते, असिस्टेंट इंजीनियर बन रहे होते, तब होता। If two of the three concurrent forces in equilibrium, if two of the three concurrent forces in equilibrium and have equal magnitude P and angle alpha between them, the magnitude of third force will be। बहुत बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है। क्या ये रहा है भाई, ये कि तीन फोर्स हैं जो कि कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे कहा जाए, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है ना। तीनों में से दो फोर्स तो ये है, 2 of 3, तीन में से दो ये है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी P है और ये भी P है, इनके बीच का एंगल भी अल्फा है। तीसरा फोर्स लगा दिया जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तीसरा फोर्स जाहिर सी बात है इनके रिजल्टेंट के अपोजिट लगाना है, तो कितना होना चाहिए तो पूछ रहा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड फोर्स, तो तीसरा फोर्स हमें लगाना तो इधर ही पड़ेगा
कितना लगाना पड़ेगा? जितना इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो कुल मिला के भाई बचा तो क्या? बचा तो यही इसका रिजल्टेंट निकालना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाइए और ये इसका रिजल्टेंट निकालिए आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा सीखा है, दोनों ही सेम है। तो पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस अल्फा। ये हो गया भाई 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस अल्फा, है ना? ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एंड द एंगल बिटवीन देम इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स, तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसमें से 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। चलिए सही तो चल रहा है। 2p स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा। हाँ सही आ गया, ठीक है। 1 प्लस कॉस अल्फा। अगर आर को देखा जाए, है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन आंसर हमारा किस में आ रहा है? अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 में आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो कॉस अल्फा को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर याद आ रहा है मुझे, मैं गलत नहीं हूं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना, ये होता है। या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है। या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होता है। हमें आंसर देना है, 1 को रिप्लेस करना है, 1 को कट करना है, तो हम इसको चेंज कर लें इसमें, है ना। तो 2p स्क्वायर विथिन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। इससे हमारा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब बचता क्या है जरा देखा जाए, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये भी सही बात समझ में आ गई। इस 2 से ये 2 कैसे कटेगा? क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये हो गया 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर r निकाला जाए तो अंडर रूट लेंगे, तो 2 का अंडर रूट 2 हो गया, p का अंडर रूट इंटू p हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का हो गया कॉस अल्फा बाई 2। भाई यही रिजल्टेंट आया, जितना रिजल्टेंट आया है उतना ही इसके अपोजिट फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा। किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ रिजल्टेंट उतना ही लगाना पड़ेगा, इसी का इक्वल ये हमारा थर्ड फोर्स होगा। जैसे ये लग जाएगा, ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब खाली ये देखना है कि जो आंसर हमने निकाला है कि ऑप्शन में है भी कि मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई है। 2p cos अल्फा बाई 2, 2p cos अल्फा बाई 2, ये दिख तो रहा है, बेटा। 2p cos अल्फा बाई 2, ये ऑप्शन ए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में, ये सही है कि नहीं सही है, इसको भी एक बार जरूर आप चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ये सही है तो ये आंसर है, अदरवाइज जो भी सही होके आप आंसर निकालेंगे, कोई ना कोई एक इसके आंसर मैच कर जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, करने का प्रोसेस समझ में आ गया, रिजल्टेंट निकालना है, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस है, ये करना ना करना आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए लग रहा है खत्म हो गया, हाँ खत्म नहीं हो गया, अंत में इतनी बात। देखिए ऑफलाइन बैच तो हमारे यहाँ चल ही रहा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का, ये स्पर्धा बैच है, ऑनलाइन कोर्स है, हम लोग लाइव क्लास लेते हैं शाम को मैकेनिकल की, केवल मैकेनिकल के एसएससी जेईई के लिए 2023 की तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिटेड हैं, ज्वाइन किए हैं, डेली लाइव क्लास में आते हैं। अब भी आइए, कैसे आएंगे? यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। अगर कोई समस्या आती है तो नंबर पे आप संपर्क करिए, वहां पे आप जाएंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट सभी के लिए बिल्कुल ओपन है, वैलिड है। लेकिन आप इतनी देर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, पसंद आ रहा हो, तो आप जाइएगा। तो अगर आप इस कोड को अप्लाई कर देंगे SJT20, ये मेरे नाम से बनाया गया है, संजय तिवारी 20, है ना। SJT20 अप्लाई कर देंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट उस कोर्स में मिलेगा। सभी को 15% मिलेगा। दोज स्टूडेंट हु हैव दिस SJT20 कोड, उनको अप्लाई करने पर 20% का ऑफ मिलेगा, है ना। बहुत जल्दी जाइए, कोर्स को ज्वाइन करिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आपको ठीक लगा होगा। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। इन क्वेश्चन को करके शायद कुछ दिमाग में चीज़ें आई हों, शायद लगा हो कि बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।